हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके बीच में मुद्रास्फीति का सेकेंड पार्ट वीडियो लेके आया हूँ। पहले पार्ट के वीडियो में हमने यह डिस्कस किया था, चर्चा की थी कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव होता है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी लागत के आधार पे जो इन्फ्लेशन होती है वो क्या होती है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लागत क्या होती है। लागत का अर्थ होता है कि वस्तु के उत्पादन में जो खर्च आती है एक उत्पादनकर्ता को, उसे हम लोग लागत कहते हैं। अब ये लागत किस प्रकार से, वस्तु के उत्पादन की लागत में जब वृद्धि हो जाए, यानी वस्तु के उत्पादन की लागत, वस्तु की उत्पादन की लागत में यदि वृद्धि हो जाए, वस्तु के उत्पादन की लागत में यदि वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी। वस्तु के उत्पादन की लागत वृद्धि होगी तो वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी। वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी तो वस्तु महंगी हो जाएगी, वस्तु महंगी हो जाएगी और जिससे मुद्रास्फीति हो जाएगी। अब हम ये समझते हैं कि वस्तु के उत्पादन की लागत में वृद्धि क्यों होगी, कैसे होगी। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि वस्तु के उत्पादन की लागत में वृद्धि किन किन वजह से हो सकती है। देखिए, वस्तु के उत्पादन की लागत में वृद्धि तब हो सकती है जब उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए लोग, जो मजदूर हैं, वह अपनी वेजेस, अपनी मजदूरी की मांग अत्यधिक करने लगे। उनका एक संगठन बन जाएगा। हम लोग देखते हैं आज के ज़माने में कि सभी जगह छोटे मोटे संगठन बन जाते हैं। अब ये संगठन आवाज़ उठाते हैं कि हमारी मांगे आप मांगिए, मांग को एक्सेप्ट कीजिए। तो वैसे ही कंपनी में जो मजदूर होंगे, जो लोग होंगे, वे कहेंगे कि हमारी भी वेजेस में वृद्धि होनी चाहिए। तो जब मजदूर मजदूरी में वृद्धि करने की मांग करने लगेंगे तो कंपनी के मालिक को, व्यवसायी को अत्यधिक कीमत देना होगा, यानी उन्हें अत्यधिक पैसे देने होंगे। दूसरा यह हो सकता है, अब हम ये समझेंगे कि इस मजदूरी में वृद्धि होने से, वेजेस में वृद्धि होने से महंगाई कैसे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब उत्पादनकर्ता, जो मजदूर है, जो लेबर क्लास के लोग हैं या जो स्टाफ है, उनको ज़्यादा पैसे देंगे क्योंकि उनकी संगठन शक्ति अधिक है, वो अत्यधिक पैसे की मांग करने लगेंगे। तो उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए मजदूर को अत्यधिक पैसे मिलने से जो उत्पादन करता उसे भुगतान करेगा, उसे वसूलेगा कहाँ से, उसे पाएगा कहाँ से। अगर वह कीमत अदा करेगा, अत्यधिक पैसे वह देगा, तो वो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि करके ही जो पैसे मिलेंगे, उसी पैसे से वह मजदूर को भुगतान करेगा। अर्थात जब मजदूर अत्यधिक मजदूरी की मांग करेंगे, वेजेस की मांग करेंगे, तो उत्पादनकर्ता वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देंगे, जिससे कि महंगाई अत्यधिक हो जाएगी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा, अर्थात उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा वजह क्या हो सकता है, कच्चे माल की कमी। कच्चे माल की कमी, ये कच्चे माल की मांग में वृद्धि कर सकते हैं, है ना। कच्चे माल की मांग में वृद्धि कर सकते हैं। जब निवेश का माहौल बन जाएगा, सभी लोग अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश करने लगेंगे, उत्पादन में लग जाएंगे, तो लोग अत्यधिक कच्चे माल की मांग करने लगेंगे, क्योंकि बिना कच्चे माल के उत्पादन हो नहीं सकता।
तो जब कच्चे माल की मांग में वृद्धि हो जाएगी, और कच्चे माल तो सीमित मात्रा में, क्योंकि हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि जो भी संसाधन है वह सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो अत्यधिक उत्पादनकर्ता कच्चे माल के पीछे भागेंगे, जिससे कच्चे माल की कीमत में उछाल आ जाएगी और उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाएगी और मुद्रास्फीति हो जाएगी। तीसरा मुख्य वजह क्या हो सकता है? लाभ कमाना, लाभ के उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से। जब जो उत्पादन करता है उसे लगता है कि अब हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए, अत्यधिक लाभ कमाना चाहिए, और उसे लगता है कि उसकी वस्तु की मांग मार्केट में अच्छी है, तो वह वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देता है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो मुख्यतः 3 वजह से कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन हो सकती है, या हम कह सकते हैं टैक्स में वृद्धि हो जाने से। जब सरकार टैक्स कर में वृद्धि कर देती है तो उत्पादन करता है, टैक्स किसको पास ऑन कर देगा? कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा, कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देगा। और जब कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देगा तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु की कीमत में उछाल आ जाएगी और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि महंगाई की स्थिति आ जाएगी, और यह महंगाई कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन की वजह से हो जाएगी। तो हमने इस महंगाई के एक प्रकार को हमने जाना जो उत्पादन के आधार पर होती है। अब इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लिया गया ये मांग वक्र है डी, ये सप्लाई वक्र एस है। वह एक दूसरे को ये बिंदु पर काट रहा है, ये बिंदु पे काट रहा है, तो ओपी वस्तु की कीमत हो जाएगी और ओएम वस्तु की उत्पादन हो जाएगी। अब जैसे ही वेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, वेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, मजदूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो उत्पादनकर्ता क्या करेगा? वस्तु की सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि उसे अत्यधिक उत्पादन लागत लगेगी, तो वह वस्तु का उत्पादन कम कर देगा। या कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो भी वह वस्तु का उत्पादन कम कर देगा, जिससे कि वस्तु की सप्लाई घट जाएगी। और हम जानते हैं कि वस्तु की सप्लाई घटती है तो सप्लाई कर्व जो पूर्ति वक्र है, ये क्या हो गया आपका? पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चला जाता है, और भी सप्लाई में कमी आएगी तो और ऊपर की ओर जाएगा। देखिए, जैसे ही वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी, उत्पादनकर्ता कम वस्तु का उत्पादन करेगा, जिससे कि वस्तु की पूर्ति अर्थव्यवस्था में घट जाएगी। इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे इनिशियल स्टेज में डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है, जो ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ वस्तु की कीमत ओपी है और वस्तु की पूर्ति ओएम है। जैसे ही वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, उत्पादनकर्ता वस्तु का कम उत्पादन करता है और सप्लाई वस्तु की कम होकर S1 हो जाती है, यानी नई पूर्ति वक्र S1 हो जाती है, जो मांग वक्र को E1 बिंदु पर काटती है, जिससे कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होकर OP1 हो जाती है और वस्तु की अब कम उत्पादन की जाती है। पुनः जब और भी वस्तु की कीमत में, वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है पुनः, तो वस्तु की कीमत में पुनः वृद्धि कर देता है और वह वस्तु की उत्पादन को घटा देता है।
यानी पहले स्टेज में वस्तु का उत्पादन OM है, वस्तु की कीमत OP है और साम्य बिंदु E है। लेकिन उत्पादन लागत में वृद्धि होने से S1 पूर्ति वक्र, DD मांग वक्र को E1 बिंदु पे काटते हैं, जिससे वस्तु की उत्पादन घट जाती है, OM1 हो जाती है और वस्तु की कीमत में उछाल हो जाता है। उसी प्रकार पुनः जब वस्तु की पूर्ति S2 हो जाती है तो मांग वक्र को E2 बिंदु पे काटेंगे, जिससे वस्तु की कीमत OP2 हो जाती है और मांग और वस्तु की पूर्ति और भी घट जाती है। यानी उत्पादन लागत में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति घट जाती है और वस्तु की पूर्ति घट जाने से वस्तु की कीमत में उछाल हो जाता है। इसे हम लोग लागत के आधार पर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हमने अभी तक में देखा मांग के आधार पर इन्फ्लेशन, दूसरा लागत के आधार पर इन्फ्लेशन। ये दो प्रकार का इन्फ्लेशन हमने अभी तक स्टडी किया। अब आगे हम लोग इन्फ्लेशन के अन्य प्रकार जो हो सकते हैं उसे हम समझते हैं। जिसको हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। इसमें एक होता है आपका करेंसी इन्फ्लेशन। करेंसी इन्फ्लेशन मुख्यतः जो हम लोग अभी तक बात किए हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, वो भी मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि होने की वजह से होती है। उसी को हम लोग करेंसी इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसको हम लोग चलन स्फीति के नाम से जानते हैं। यानी नेक्स्ट टाइप में जब हम आते हैं तो वह मुद्रा की स्फीति जो टाइप होगी वह कहलाएगी चलन स्फीति। चलन स्फीति का आशय होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम लोग करेंसी इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा टाइप होता है आपका क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं साख स्फीति। क्रेडिट का मतलब होता है साख। साख का मतलब क्या होता है? साख का मतलब होता है कि जो बैंक लोन देते हैं, जब बैंक के पास अत्यधिक मनी आ जाएंगे, रुपया हो जाएगा, क्योंकि मुद्रास्फीति है, करेंसी अधिक हो गई, तो बैंक क्या करेगा? अपने पास तो पैसे रखेगा नहीं, क्योंकि अपने पास उसे पैसे रखने से तो नुकसान है। तो वह क्रेडिट का एक्सपेंशन करता है, लोगों को लोन देता है, और लोगों को जब लोन देगा तो उस लोन में उछाल आ जाती है। वह बैंक अब अत्यधिक मात्रा में लोगों को लोन देना शुरू कर देता है, जिससे लोग ज़्यादा पैसा बैंक से लेने लगते हैं और निवेश करने लगते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट का विस्तार होता है और उसे हम लोग क्रेडिट इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो क्रेडिट का मतलब हो गया कि जो भी बैंक अर्थव्यवस्था के अंदर लोन के माध्यम से क्रेडिट का विस्तार करती है, साख का विस्तार करती है, उससे जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की स्फीति पैदा होती है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग पैसे लोन लेंगे, निवेश करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत में वृद्धि आएगी। तीसरा टाइप जब हम लोग देखते हैं तो वो होता है आपका प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन। तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे जो होता है आपका वह प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन होता है। तीसरा टाइप हम लिखते हैं प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन। इसको हिंदी में कहेंगे उत्पादन
जनित मुद्रास्फीति। उत्पादन जनित मतलब उत्पादन की वजह से मुद्रास्फीति हो जाना, यानी जब अर्थव्यवस्था में मानसून फेल हो जाता है या जैसे अकाल की स्थिति आ गई, सूखा की स्थिति आ गई, तो उसमें वस्तु की कम उत्पादन होती है। जो वस्तु की उत्पादन कम होगी, जो वस्तु की पूर्ति कम होगी, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, जिसे हम लोग उत्पादन जनित इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं घाटे की बजट, डिफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। डिफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डिफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन को कहते हैं हीनार्थ प्रोत्साहित मुद्रास्फीति। हीनार्थ प्रोत्साहित मुद्रास्फीति कहेंगे या घाटे की बजट। हम जानते हैं कि जो पीछे अर्थव्यवस्था होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, उसमें जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करती है, यानी आमदनी से अधिक वह पैसे को निवेश करती है। बजट जब सरकार बनाती है तो उसमें वह अपना इनकम एक्सपेंडिचर दोनों को दिखाती है। तो डेफिसिट का आशय होता है जब सरकार, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है और इनकम कम करती है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा रिलीज होगा, आएगा, मनरेगा के तहत काम होगा, हाईवे रोड बनेगी, तो लोग के पास पैसे आएंगे और पैसे आने से पुनः वस्तु की मांग में वृद्धि होगी और महंगाई होगी। तो डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने से ज़्यादा कल्याण के काम होंगे या हाईवे बनेंगे, रोड बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे, तो लोगों को काम मिलेगा तो रोजगार उपलब्ध होंगे, उनसे उन्हें पैसे की प्राप्ति होगी और वस्तु की मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब हम लोग एक अन्य टाइप की ओर चलते हैं जिसे कहते हैं अब हम लोग महंगाई के अन्य प्रकार की ओर चलते हैं जिसको कहते हैं ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन। ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन सभी एक दूसरे से संबंधित है। ओवर इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया अति विनियोग मुद्रास्फीति। अति विनियोग मुद्रास्फीति को हम लोग क्रेडिट इंड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब बैंक क्रेडिट का एक्सपेंशन ज़्यादा करेगी तभी जाके ओवर इन्वेस्टमेंट होगा। तो अर्थव्यवस्था में जब ओवर इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा लोग निवेश के लिए आकर्षित हो जाते हैं, निवेश करने लगते हैं, तो निवेश अत्यधिक होने से लोगों अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसे हो जाते हैं और संसाधन सीमित होते हैं, जिससे कि उन संसाधनों की कीमत में वृद्धि हो जाती है और मुद्रास्फीति का संकट उत्पन्न हो जाता है। अब जो दूसरा टाइप है वो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। प्रॉफिट इंड्यूस का मतलब होता है लाभ के आधार पर लाभ प्रोत्साहित मुद्रास्फीति, यानी जब उत्पादनकर्ता अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देता है
तो उससे हम कहेंगे प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टाइप जब हम देखेंगे तो वो होगा आपका इन्फ्लेशन बाय डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी मुद्रा का अवमूल्यन की वजह से मुद्रा का अवमूल्यन से जनित मुद्रास्फीति। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का आशय क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अवमूल्यन, मतलब वैल्यू को घटा देना। तो जब गवर्नमेंट अपने देश की गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था में करेंसी के वैल्यू को डिवैल्यूएट कर देती है, ऐसा गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि वह एक्सपोर्ट से उसको बेनिफिट हो और इंपोर्ट को वह रोके, हतोत्साहित करे। तो हमारी कंट्री का जो करेंसी के वैल्यू है वो घट जाता है। करेंसी का वैल्यू जब घट जाती है तो उस करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाती है और महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम एक चीज़ समझते हैं कि डिवैल्यूएशन से इंपोर्ट क्यों ज़्यादा होता है, इंपोर्ट क्यों हतोत्साहित होता है और एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा होता है। क्योंकि जब हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी तो हमें क्या होगा, एक्सपोर्ट करने के बाद पहले की अपेक्षा ज़्यादा करेंसी की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे पास अत्यधिक पैसे आएंगे। लेकिन जब हम इंपोर्ट करेंगे तो अब हमें, क्योंकि हमारी वैल्यू अन्य देशों की करेंसी की तुलना में घट गई है, तो अब हमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा कीमत अदा करना होगा। तो उससे देखकर जो इंपोर्टर है, जो आयात करता है, वह वस्तु का आयात घटा देगा, क्योंकि उसे अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा करेंसी, इंडियन करेंसी को भुगतान करना पड़ेगा अन्य देशों की करेंसी के कंपेरिजन में। तो डिवैल्यूएशन हमेशा दूसरे देश की करेंसी के कंपेरिजन में किया जाता है। यह एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इंपोर्ट को घटाने के लिए। तो इसकी वजह से भी मुद्रास्फीति हो जाती है, क्योंकि डिवैल्यूएशन से पैसे की क्रय शक्ति घट जाती है और पैसे की क्रय शक्ति घटने से वस्तु को पहले की अपेक्षा कम खरीदा जा सकता है और वस्तु महंगी हो जाती है, जिसे हम लोग डिवैल्यूएशन बेस्ड करेंसी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि तो डिवैल्यूएशन में आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा कि डिवैल्यूएशन में क्या होता है। तो आप फिर से देख लेते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, इंपोर्ट घट जाता है ना। एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि हम जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा आमदनी की प्राप्ति हो जाएगी। हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुआ तो अदर कंट्री क्या है कि हमें ज़्यादा भुगतान करेगा, तो हमें ज़्यादा करेंसी की प्राप्ति होगी। और इंपोर्ट कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम वस्तु को दूसरे देशों से खरीदेंगे तो अब हमें, चूँकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो अब ज़्यादा भुगतान करना होगा, इसलिए अब इंपोर्ट घट जाता है। तो एक्सपोर्ट अधिक हो जाने की वजह से भी हमारे देश में वस्तु की आपूर्ति घट जाती है, वस्तु कम हो जाता है और जिससे वस्तु की कीमत अत्यधिक हो जाती है। ये भी वजह हो सकती है। यानी डिवैल्यूएशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक तो करेंसी की परचेसिंग पावर डिक्लाइन हो गई, करेंसी अब पहले की अपेक्षा कम खरीद पाएगी। दूसरा, अत्यधिक वस्तु की एक्सपोर्ट हो जाने की वजह से हमारे देश में वस्तु कम हो जाएगी और वस्तु कम होने से मुद्रास्फीति की संकट स्थिति हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि मुद्रास्फीति की अन्य टाइप क्या होती है, जिसे हमें जानना है। एक टाइप होता है ओपन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन एंड
सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, खुली तथा दबी हुई मुद्रा स्फीति। खुली तथा दबी हुई मुद्रा स्फीति क्या होती है, इस चीज को यदि ओपन मतलब होता है खुला हुआ, खुली हुई मुद्रा स्फीति, और एक होती है आपकी दबी हुई। यानी अब यदि समाज के उपभोग पर यदि नियंत्रण ना लगाया जाए, खुला हुआ है, जितना उपभोग करना है कर सकते हैं, अगर इस स्थिति अर्थव्यवस्था में आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि यदि समाज के उपभोग पर नियंत्रण ना लगाया जाए तो वह खुली हुई मुद्रा स्फीति कहलाएगी, क्योंकि अत्यधिक लोग उपभोग करेंगे तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा स्फीति की स्थिति आ जाएगी। किंतु यदि उपभोग पर नियंत्रण लगा दिया जाए और राशन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार मूल्य नियंत्रण करने का प्रयास करती है तो यह दबी हुई मुद्रा स्फीति कहलाती है। यानी लोगों के उपभोग पर नियंत्रण करती है और राशन व्यवस्था के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है, ताकि जो लोग उस वस्तु को नहीं खरीद पाते हैं वो अब उस वस्तु को खरीद पाए और उस वस्तु का उपभोग कर पाए। इसे हम लोग दबी हुई मुद्रा स्फीति कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मुद्रा स्फीति की कौन कौन सी अन्य तीव्रता के आधार पर हम लोग इसे बांटते हैं। मतलब कब हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन एक मीडियम स्टेज पे है, पहले इनिशियल स्टेज पे है, मीडियम स्टेज पे है और फास्ट स्टेज पे है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा स्फीति कब रेंगती हुई होगी, कब भागती हुई होगी और कब चलती हुई होगी। यानी पहला रेंगती हुई, या इसको हम लोग कहेंगे साधारण मुद्रा स्फीति। यह कहलाएगा क्रीपिंग, CREEPING, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये मुद्रा स्फीति के प्रकार हैं, लेकिन ये प्रकार मुद्रा स्फीति की स्पीड की वजह से, तीव्रता की वजह से हम लोग जानेंगे। जब हम लोग कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति 2% के आसपास है, 2% के आसपास जब इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन होती है तो हम कहेंगे कि यह मुद्रा स्फीति ओके है, साधारण मुद्रा स्फीति है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। तो यह रेंगती हुई मुद्रा स्फीति कहलाएगी। यानी कितनी स्पीड में मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था के अंदर है, इस आधार पर जब हम मुद्रा स्फीति का अध्ययन करते हैं। दूसरा टाइप जब हम आते हैं मुद्रा स्फीति की, तो वह होती है मूविंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी चलती हुई, चलता हुआ मुद्रा स्फीति, चलती हुई मुद्रा स्फीति। इसको कहेंगे मूविंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन। मूविंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन हम लोग कब कहेंगे, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। यदि मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था में 5% के आसपास है, यानी वस्तु की कीमत में वृद्धि 5% के आसपास है, तो यह कहलाएगी चलती हुई मुद्रा स्फीति। यहाँ पे वस्तु की कीमत में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। यानी अब मुद्रा स्फीति रेंगने से, पहले तो इनिशियल स्टेज में था, एकदम बहुत ही मामूली था,
2% के आसपास, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन अब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने लगी। अब महंगाई जो है चलने लगी, बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी। इसको कहेंगे मूविंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन। तीसरा कहेंगे भागती हुई मुद्रास्फीति। भागती हुई मुद्रास्फीति, रन अवे मुद्रास्फीति। यानी जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर होने लगे, मतलब 5% के बियॉन्ड जाने लगे, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में तेजी से जब फैलने लगती है और मुद्रा का प्रसार बहुत ही अत्यधिक होने लगता है, तो महंगाई अत्यधिक होने लगती है। और महंगाई अत्यधिक होने से वस्तु की कीमत में वृद्धि होने लगती है। तो भागते हुए इन्फ्लेशन हम तब कहेंगे जब इन्फ्लेशन 10% के आसपास हो, यानी अब वस्तु की कीमत बहुत ही तेजी से वृद्धि होने लगे और वह गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकलने लगे और वस्तु कीमत अनियंत्रण होने लगे, तो उसे हम लोग भागती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। नेक्स्ट टाइप जब हम लोग देखते हैं तो वह होती है, पहले भागती हुई हो गई, अब सरपट भागती हुई हो जाएगी। सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति। सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। जब मुद्रास्फीति 15% के आसपास हो जाए तो ऐसी स्थिति में लोग बहुत सा पैसा लेके बाजार की ओर जाएंगे, एक छोटा सा वस्तु खरीद के लाएंगे। यानी इस समय पूरी तेजी से वस्तु की कीमत वृद्धि होने लगती है और गवर्नमेंट बिल्कुल जवाब दे देती है कि अब वह वस्तु की कीमतों का नियंत्रण नहीं कर पाएगी। तो यह तीव्रता के आधार पर 4 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। एक होती है इनिशियल साधारण मुद्रास्फीति, जो 2% के आसपास होती है। उसके बाद मुद्रास्फीति चलने लगती है, जिसको वॉकिंग कहते हैं, जो 5% के आसपास होती है। फिर चलते चलते अब भागना स्टार्ट करती है, जिसको रन अवे कहते हैं, जो 10% के आसपास होती है। और जब महंगाई बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है और वस्तु कीमत अति उछाल आ जाती है, लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय होने लगती है, लोग झोला में ले लेके पैसा जाते हैं, कम वस्तु को खरीद के जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति। अब हम लोग आते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्यों होती है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, ऐसे कैसे रोका जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार जो कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन है और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है और तीव्रता के आधार पर इन्फ्लेशन, ये चीज़ को हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। थैंक यू, धन्यवाद।